हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स होते कौन कौन से हैं और वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ये होती है कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हमको पढ़ना है, हमारा मेन जो टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर, कि किस तरीके से हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की छटनी करते हैं, किस तरीके से उसको डिफरेंस करते हैं, किस तरीके से उसको पहचानते हैं कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब तक हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन ये परिभाषा होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस परिभाषा के अलावा परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी अन्य संख्याएं सम्मिलित हैं, कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है, कौन सी अभाज्य है, भाज्य है, और काफ़ी तरीके की संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। और वीडियो के अंत में हम लास्ट में इस परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के अंतर के बाद में हम ये भी चेक करेंगे, ये भी जांच करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, परिमेय माइनस परिमेय क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है। ऐसी संख्याओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब देखो, पहली संख्या जो है हमारी, हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। पहली परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या रैशनल नंबर और दूसरी है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर जो हमारी पहली आती है परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन की बात करें, हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए क्या होगी। परिमेय संख्या तो हम पढ़ते आ रहे हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, मतलब उसको बटे के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है या फिर व्यक्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। एवं यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P/Q पूर्णांक संख्याएं होंगी, P/Q पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब Q के अंदर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, यह हम अभी आपको बताएंगे डिटेल से। तो P और Q दोनों हमेशा कैसी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या या तो प्लस की संख्या होंगी या फिर माइनस की संख्याएं होंगी या फिर 0 होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर सारी प्लस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं और 0 आती है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्याओं की, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा 2/3, हम भिन्न की बात कर रहे हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया हमने। P का मान है 2, Q का मान है 3, जैसे मैंने लिख दिया माइनस के 2/3। क्या लिख दिया मैंने, माइनस के 2/3। तो दोनों संख्याएं देखिए, माइनस की भी है प्लस की भी हैं, लेकिन भिन्न के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए P का मान 2 है, Q का मान 3 है। जैसे मैंने लिखा माइनस का 5, क्या लिखा मैंने, माइनस का 5। सर ये तो संख्या P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगाकर, 1 लिखकर हम कह सकते हैं कि यह संख्या P/Q के रूप में है। P का मान 5 है और A का मान 1 है। जैसे आगे मैं बात करूँ सर, √4, मैंने क्या लिखा सर, √4। तो सर ये √4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सर अंडर वाली संख्याएं तो हमने पढ़ा है कि P/Q के रूप में लिख नहीं सकते उनको, और वो परिमेय संख्या आती नहीं है। लेकिन हम जब 4 का वर्गमूल निकालते हैं, परिमेय संख्या 4 है, लेकिन हम 4 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आता है, 2, और 2 को हम 2/1 के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर जैसे मैंने लिखा √9, तो √9 कितना हो जाएगा, 3, और इसको हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया √7, क्या लिख दिया मैंने, √7, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हम 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इस तरीके से 7 जो है परिमेय संख्याओं के अंदर, √7 परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं आएगा।
अब देखिए इसके बाद मैंने लिखा जीरो, क्या लिखा मैंने, जीरो। अब सर जीरो, वो जीरो तो पी बटे क्यू के रूप में है ही नहीं, तो सर मैंने लिख दिया इसके नीचे एक, क्या लगा दिया मैंने, एक। तो जीरो बटे एक, अब जीरो बटे एक का जब हम आंसर निकालते हैं तो कितना आता है, जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब इसको जीरो बटे एक के रूप में लिखा जा सकता है और ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जीरो को भी एक परिमेय संख्या के रूप में माना जा सकता है, जहाँ पर पी का मान जीरो है और क्यू का मान कितना है, एक। लेकिन सर जैसे एक लिखा हुआ है कहीं पे और एक के नीचे जीरो, जो हमारी ये कंडीशन थी कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या कंडीशन थी सर, ऐसे लिखा हुआ है एक के नीचे जीरो, तो इसका जो मान है वो कभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, कभी हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक में जीरो के भाग देकर हम एक और उसके कितने टुकड़े करेंगे, उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरीके से हम एक बटे जीरो क्यू का कोई भी संख्या लिखी हुई है 5 4 3 2, उसके नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो मान है हम निकाल नहीं सकते, मान इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए क्यू का मान हमें कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए भिन्न की संख्या हो गई, इसके अंदर दशमलव की संख्याएं भी आएंगी, जैसे मैंने लिखा 2.54, क्या लिखा मैंने, 2.54। अब दशमलव संख्या है सर, इसको कैसे बदलेंगे हम, ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं सर 254/100, क्या लिख सकते हैं 254/100। कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी नीचे 2 जीरो आ जाती हैं एक के बाद में। अगर ये दशमलव ऐसे होता 2.5 तो 25/10 लिख देते हम, क्या लिख देते, 25/10 लिखा जाता। अब देखिए इसके बाद में ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी और अन्य संख्याएं आती हैं। तो पहली संख्या की बात करते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। पहली संख्या की बात करते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। कौन सी संख्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की हम बात करें तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके 1000 2000 10,000, बीच में भी संख्या 5473 75, जो भी संख्याएं सारी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। वह सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिनको काउंट करते हैं हम, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, इनको गिनने वाली संख्याएँ भी कहते हैं। सर संख्याओं को तो सभी को गिना जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनको प्राकृतिक संख्या इसलिए कहा जाता है, जैसे आपसे किसी चीज़ को गिनने के लिए बोला जाए, आपसे किसी भी चीज़ को गिनने के लिए बोला जाए, आपसे बोला जाए कि बताइए ये मार्कर कितने हैं, बताइए ये मार्कर कितने हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3, किस तरीके से काउंट करेंगे हम, 1 2 3, ऐसे तो कोई काउंट नहीं करेगा, 0 1 2 3, हमेशा गिनती कहाँ से चालू होगी, 1 से चालू होगी। इसलिए इन संख्याओं को कौन सी संख्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत का साइन होता है, इनफाइनाइट का साइन होता है। तो ऐसी संख्या जो 1 से लेकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वह सारी संख्या किस संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे हम 1 लगाकर इनको p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएँ, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम जीरो को मिला दें तो प्राकृतिक संख्याएं ही कौन सी संख्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए ये सभी संख्याएं हैं, 0 से लेकर स्टार्ट हो रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। तो ये सभी संख्याएं भी कैसी संख्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। और सारी पूर्ण संख्याएं हमारी कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं को p बटे q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, उसके नीचे 1 लगाइए और हमारी पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड, पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इसके अंदर सारी तो प्लस की संख्या आती, सारी तो माइनस की संख्या आएंगी, सभी माइनस की संख्या आती हैं, फिर 0 आता है और फिर क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। सभी माइनस की संख्याएं,
सभी प्लस की संख्याएं और जीरो। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हमने एक संख्या रेखा होती है तो संख्या रेखा पर दर्शा कर देख लेते हैं हम। देखिए इनको, संख्या रेखा हो गई, बीच में संख्या रेखा के मध्य में होता है बिल्कुल जीरो। इधर सारी संख्या होती हैं धनात्मक, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती हैं ये, अनंत तक। इधर सारी संख्या होती हैं ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक, माइनस का अनंत तक। तो इस तरीके से पूर्णांक संख्याओं को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी संख्या निकाल लीजिए, उसके नीचे 1 लगाया जा सकता है और वह परिमेय संख्या बन जाएगी। हम 1 लगा सकते हैं लेकिन 0 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 0 लगने के बाद में तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं रहती, क्योंकि उसका मान ही हमको प्राप्त नहीं होता। सर 1 लगा सकते हैं, 0 नहीं लगा सकते, क्या दूसरी संख्या लगा सकते हैं कोई 2 3? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि देखिए जैसे मैंने 10 लिखा, 10 के नीचे सर 1 के अलावा आप 2 क्यों नहीं लगा सकते? सर मैंने 2 लगा दिया तो 10 मिलके कितनी, सर अभी भी तो ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन 10 में 2 का भाग देने पर 5 प्राप्त हुआ। किसी भी संख्या के नीचे जोड़ गुना बाकी भाग हमको कुछ करना है, कुछ हम तभी कर सकते हैं जब उसका मूल रूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जब हम 10 के नीचे 1 लगाते हैं तो उसका रूप नहीं बदलता है, उसका मान नहीं बदलता, उसका मान नहीं बदलना चाहिए, 10 का 10 ही रहेगा। यहाँ पे 10 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए हम सिर्फ 1 ही लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में तो सारी पूर्णांक संख्या कैसी संख्या हो जाएंगी हमारे पास, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं, और क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो देखिए ये सारी संख्याएं, ये सभी संख्याएं इस संख्याओं में हमको मिल रही हैं, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? तो देखिए ये सभी संख्याएं हमको इसमें मिल रही हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। क्या सर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। सभी पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, सभी तीनों संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम सम संख्या की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर की हम बात करें, सम संख्या की हम बात करें, तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है उनको क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहते हैं। ऐसी परिभाषा हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सम संख्या की परिभाषा भी यही होती है। लेकिन हमारे पास एक बड़ी संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए हमारे पास? बहुत बड़ी संख्या मिल जाए, 5 4 3 2 1 6 7 8 9, ये संख्या है, और हमको इस संख्या में जांच करना है कि यह संख्या जो है कैसी संख्या है, सम संख्या है या नहीं है, या विषम संख्या है। अब सम के साथ में यहाँ विषम भी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं? विषम संख्या भी लिख देता हूँ। विषम संख्या की बात करें हम, होता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। तो सम और विषम, तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वह सम संख्या कहलाती हैं, और ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती हैं। अब सर सम संख्या और विषम संख्या की पहचान के लिए इतनी बड़ी संख्या आ गई तो सर हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 का पूरा भाग देना पड़ेगा, और लंबा भाग देंगे, फिर चेक करेंगे 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आंसर आएगा कि सर 2 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो ये सम है, जाता है तो सम है, नहीं जाता है तो विषम है। इतने करने में हमारी क्या होगी? पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा और हमारा समय निकल जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इनका जो सम संख्याओं का नियम है, क्या होता है सम संख्याओं का नियम? जिनका इकाई अंक या अंत में, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8, क्या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याओं की बात करें, देखिए अब इसको हटा दीजिए, भाग तो हमको देना ही नहीं है, भाग देके तो हमको बिल्कुल जांच करना ही नहीं है। तो देखिए इसका अंतिम अंक कितना है? 9। क्या इनमें से है क्या कोई? नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी? सम। और सर विषम के लिए क्या परिभाषा देख सकते हैं हम? एक परिभाषा तो हमारी वो हो गई कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो विषम संख्याओं में देखिए 1 3 5 7 9, यही अंक बचे इनके बाद में। तो देखिए जब 0 2 4 6 8 आता है तो वह सम संख्या होगी अंतिम अंक, और जब अंतिम अंक 1 3 5 7 9 आता है तो वह विषम संख्या होगी। इसका अंतिम अंक 9 है तो कैसी संख्या हो गई? ये विषम। अब कैसी संख्या हो गई? अंतिम अंक 8 है तो सम। अब अंतिम अंक 4 है तो भी सम, अंतिम अंक 6 है तो भी सम, अंतिम अंक 1 है तो विषम, 2 है तो सम, 3 है तो बताओ क्या होगी आप? विषम। 4 है तो क्या होगी? सम। अब 4 के बाद में 5 है तो क्या होगी? विषम। तो इस तरीके से हम सम और विषम की पहचान कर सकते हैं। तो सम और विषम दोनों ही संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे हम 1 लगा के इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है अभाज्य संख्याएँ, जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स।
अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं की हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने यहाँ तक संख्याएं लिखी हैं आपके सामने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो एक भी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक भी लिख देता हूँ। अब हमको इनके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? इनके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए एक में किसका भाग जाता है? एक में सिर्फ एक का भाग जाता है। दो में किस किस का भाग जाता है? गुणनखंड का मतलब कि वह संख्या जो इनको पूरी तरीके से काटे। तो देखिए एक का भाग जाता है, किसका जाता है? दो का जाता है। तीन की हम बात करें तो एक का भाग जाता है और तीन का भाग जाता है। चार की हम बात करें तो एक का भी भाग जाता है, दो का भी भाग जाता है और चार का भी भाग। परिभाषा अभी हम इसकी खुद बनाएंगे उदाहरण से। और पाँच की हम बात करें तो एक का भाग जाता है, पाँच का भाग जाता है। ये देखिए एक से डिवाइड है, दो से डिवाइड है, तीन से भी डिवाइड है और छः से भी डिवाइड है। सात की हम बात करें एक का भी भाग जाएगा, सात का भी जाएगा। आठ की बात करें हम एक का भी भाग जाएगा, दो का भी जाएगा, चार का भी जाएगा और आठ का भी जाएगा। अब हम नौ की बात करें, देखिए एक का भी भाग जाता है, तीन तिया नौ, तीन का भी भाग जाता है और नौ का भी भाग जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी संख्या के कितने कितने गुणनखंड हैं या कितने कितने भाग जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर एक का भाग सिर्फ एक में जाता है। यहाँ पर हम दो की बात करें तो दो के अंदर एक का भी भाग जाता है और दो खुद का भी भाग जाता है। यहाँ पे तीन की बात करें सर एक का भाग जा रहा है और तीन का भाग जा रहा है। चार की बात करें सर एक का भी भाग जा रहा है, खुद का भी जा रहा है और इन दोनों के अलावा किसी और अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। तो सर एक का भी जा रहा है, पाँच का भी जा रहा है, खुद का और एक का। इधर देखिए एक और खुद के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अलग संख्याओं का भाग जा रहा है, एक और स्वयं अलग अलग। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, क्या परिभाषा निकल कर आ रही है? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। दो गुणनखंड भी कौन कौन से? एक तो एक और एक वह संख्या स्वयं। तो सर ये तो एक के साथ भी हो सकता है, सर एक का भाग गया और एक संख्या स्वयं हो गई, लेकिन सर दोनों बात तो एक ही हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों बात एक ही हो जाती है। तो इसलिए एक को अभाज्य संख्याओं में गिना नहीं जाता है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं दो से। किससे बात करते हैं हम? दो से। तो दो क्या हो गई? अभाज्य संख्या, क्योंकि एक और स्वयं गुणनखंड है। तीन कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। पाँच कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। सात कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। आठ नहीं होगी, नौ नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी। 11 कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 12 कैसी हो जाएगी? 12 भी नहीं होगी। 13 कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम लिखें तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कहाँ तक? इस तरीके से ये अनंत तक कैसी संख्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और अब आपके सामने अभाज्य संख्याएं हैं तो सभी अभाज्य संख्याओं को हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जब ये अभाज्य हो गई तो सर इनको भी तो कुछ कहते होंगे जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। तो दो से अधिक जिन संख्याओं के गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को कहते हैं हम भाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर भी बोल देते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? कंपोजिट। अब कौन कौन सी बची? आप देखिए, दो अभाज्य हो गई, तीन अभाज्य हो गई, तो क्या बची? चार भाज्य। चार के बाद में पाँच अभाज्य हो गई, छः भाज्य। छः के बाद में सात अभाज्य हो गई, आठ भाज्य। नौ भी भाज्य हो गई, नौ भी भाज्य हो गई। नौ के बाद में 10 भाज्य, 12 भाज्य, 14 भाज्य, 15 भाज्य और कहाँ तक? इस तरीके से अनंत तक। तो अब आपके सामने एक प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे एक नंबर के, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। यहाँ पे हम चक्कर खा जाते हैं कि 4 की जगह हम 3 लिख जाते हैं या 1 लिख जाते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब इसके बाद बात करते हैं हम हमारी शांत और अशांत दशमलव संख्याओं के बाद। दशमलव संख्याओं की हम बात करते हैं। देखिए कि दशमलव संख्याओं के अंदर क्या होता है। तो हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं की। शांत दशमलव। देखिए दशमलव संख्या जो है 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या जो है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या 2 प्रकार की। एक तो होती है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होती है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव।
अब अशांत और शांत में फ़र्क क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो 10/2, कितनी संख्या लिखी हुई है 10/2। अगर हम 10 में 2 का भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होता है 5, लेकिन ये हमारी पॉइंट वाली संख्या नहीं है, हमारी ये पॉइंट वाली संख्या नहीं है। तो हम इसको पॉइंट वाली संख्या के रूप में ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा 9/2। जब हम 9 में 2 का भाग देते हैं तो देखिए आप कैसे भाग देंगे। 9 में मैंने 2 का भाग दिया, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, शेषफल पूरा भाग नहीं गया, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगाया और कितना हो गया 10, 2 पंजे 10। तो कितना हुआ इसका आंसर 4.5। कितना हुआ इसका आंसर 4.5। तो ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाएगी शांत दशमलव, जिसका शेषफल क्या बच जाए 0 बच जाए, वह कैसी संख्या कहलाएगी शांत दशमलव। जैसे मैंने और लिखा 2.25, मैंने लिखा 5.432 1, ये भी कैसी संख्या होंगी शांत दशमलव संख्याएं होंगी। तो सारी शांत दशमलव संख्याएं कैसी संख्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती हैं देखिए, जैसे अब ये संख्या लिखी हुई है मेरे सामने 5.4321। अब इस संख्या को मुझे p/q के रूप में व्यक्त करना है, तभी मैं इसको परिमेय संख्या मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो किस तरीके से व्यक्त करेंगे देखिए, इसके अंतिम अंक से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं, कई अंक से 4 संख्याएं हैं, तो पूरी संख्या को उतार लीजिए 54,321। अब इसके नीचे कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3 4, कितने जीरो लगाएंगे हम 4 जीरो, 1 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे 4 जीरो लगा देंगे, कितना बन जाएगा ये 10,000 बन जाएगा। अब p का मान हो गया 54,321 और q का मान हो गया 10,000। अब ये आसानी से हम इसको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए शांत दशमलव तो यहाँ तक हो गया। अब शांत दशमलव के बाद हम बात करते हैं अशांत दशमलव की। तो अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है अशांत आवर्ती, क्या होती है, एक तो अशांत आवर्ती और दूसरी होती है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम होता है अनवसानी अनावर्ती। क्या होता है अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं अशांत अनावर्ती। अब इनमें क्या डिफरेंस है सर, इनके डिफरेंस की हम बात करें तो देखिए इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल को, इसको तो बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2.5, 1.25, 3.762 और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए अशांत अनावर्ती तो नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्वायरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ से हम बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए अशांत आवर्ती होती क्या है। जैसे मैंने संख्या ली 10/3, क्या ली मैंने 10/3। अगर अब मैं 10 में भाग देता हूँ 3 का, तो आप देखिए 10 में मैंने भाग दिया 3 का, तो 3 तिया के 9, 1 बच गया। अब भाग नहीं जाता है तो सर दशमलव लगा दो, लगा दिया भाई, कितने हो गए 10, तो 3 तिया फिर 9 हो गए। दोबारा से पुनः रिमाइंडर कितना बच गया शेषफल 1, फिर दोबारा से सर 0 लगा दी, 3 तिया के 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगा दो, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगा दो, 3 तिया 9, 3 3 3, ये कहाँ तक जाएगा, ये रिपीट होने लग जाएगा। क्या लग जाएगा रिपीट, कहाँ तक, अनंत। एक कॉपी भर लो, किताब भर लो, रजिस्टर भर लो, पन्ना भर लो, बोर्ड भर लो, कुछ भी भर लो, लेकिन 3.3 का मान आपको रुकने वाला नहीं है, यह अनंत तक जाएगा। एक रिपीट होगा नीचे शेषफल के रूप में और यहाँ पर संख्या भागफल में रिपीट होती जाएंगी। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं अशांत आवर्ती, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसको सर इस तरीके से लिख दिया हमने क्योंकि ये p/q के रूप में थी, हमने भाग दिया, अंश बटे हर के रूप में थी, ये ऐसे रूप में आ गई। और इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं हम 3.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है अंकों की पुनरावृत्ति। ये जिस अंक के ऊपर लगा होगा उस अंक की पुनरावृत्ति होगी, मतलब बार बार वह अंक अनंत तक आएगा। तो यह देखिए p/q के रूप में था। इसका मतलब सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये कैसी संख्या होती है अशांत आवर्ती संख्या होती है। जैसे मैंने ले लिया 1/3, तो 1/3 का हो जाता है सर 0.3 के ऊपर बार। और भी काफ़ी संख्या ऐसी तरीके से बन जाती है।
ठीक है, इस तरीके से बन जाएंगे। तो ऐसी संख्या कहलाती है अशांत आवर्ती। और मैं एग्जांपल लेता हूँ 1.47, इसको लिखा मैंने। तो 1.47 का मतलब क्या हुआ, 1.47777 कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो सर इसका भी क्या होगा, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, क्या आएगा P/Q के रूप में? तो इसको P/Q के रूप में लिखने का तरीका होता है, पूरी विधि होती है, जिसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। जिस तरीके से देखिए 10.3 का क्या आया, 3.33, उसी तरीके से 1.47 का भी कुछ बटे के रूप में आएगा, कुछ P/Q के रूप में आएगा, वहाँ भी हम आपको इसको सीधा समझाएंगे। अब यहाँ पर आप समझिए कि अशांत आवर्ती मतलब सारी जो अशांत संख्याएँ हैं वो कैसी होती हैं। अशांत आवर्ती संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती हैं। अशांत आवर्ती जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 3.33 अनंत तक, या फिर इसको शॉर्ट में लिख दिया 3.3 के ऊपर बार, मैंने लिख दिया 1.47 के ऊपर बार, मैंने लिख दिया 0.235 इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार। तो 35 भी रिपीट हो सकता है कि नहीं। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती संख्या कैसी होंगी, हमारी परिमेय संख्या होंगी। अब बात करते हैं हम अशांत अनावर्ती की। अब अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती हैं, अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्या क्या होती है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 0.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, और ये कहाँ तक रिपीट हो रही है, अनंत तक। तो ऐसी संख्या कहलाती हैं अशांत अनावर्ती। सर एक एग्जाम्पल और लीजिए, मैंने लिखा 0. लिख दिया, फिर उसके बाद में 22, 222। इस सीक्वेंस में जो संख्या रिपीट होती हैं, इस क्रम में जो संख्या आवृत्ति होती है, उनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। और ऐसी संख्याओं को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो संख्या परिमेय होगी नहीं, और परिमेय होगी तो कौन सी संख्या नहीं हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए 2 संख्याएँ और हैं। इसके बाद में मैंने बात किया पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक मैं बात करता हूँ पूर्ण घन संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई और पूर्ण घन संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या क्या होती है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, और पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर या कंप्लीट क्यूब नंबर। अब देखिए इनमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25, और इधर लिखा मैंने 1, 8, 27, 64, 125। ये मैंने संख्याएं लिखी हैं कुछ, 1, 4, 9, 16, 25। तो देखिए ये जो संख्याएं, तो 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 होता है सर 1 का वर्ग। 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 होता है सर 2 का वर्ग। 9 क्या होता है सर, 9 3 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है सर, 4 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है सर। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का होता है सर। 144 किसका होता है सर, 12 का होता है सर। इस तरीके से 196 किसका वर्ग होता है सर, 14 का वर्ग होता है सर। तो इस तरीके से ऐसी संख्या जिनका पूर्ण हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती हैं। तो 5 का वर्ग कितना है, 25, वह संख्या किस में आएंगी बेटा, पूर्ण वर्ग संख्याओं में आएंगी। स्टार्ट करें हम तो देखिए 1 होगी, 1 के बाद में 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, उसके बाद में 36, और ये कहाँ तक जाएंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब हम बात करें इसके बाद पूर्ण घन संख्या की। अब पूर्ण घन संख्या की हम बात करें तो 1 किसका घन होता है सर, 1 का। 8 किसका घन होता है सर, 2 का। 27 किसका घन होता है सर, 3 का। 64 किसका घन होता है सर, 4 का। और 125 किसका घन होता है, 5 का। 125 किसका घन होता है, 5 का। ठीक है, अब 125 जब 5 का घन है तो 125 5 का घन है, तो 125 का घनमूल कितना है, 5 है। 64 का घनमूल कितना है, 4 है। 27 का घनमूल कितना है, 4 है। 8 का घनमूल कितना है, 2 है। और 1 का घनमूल 1 भी होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम इनको देखें तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या प्राप्त होती है हमारे पास। 1 का घनमूल 1, 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन
5 का 6 का घन 216 और इस तरीके से कहाँ तक चले जाते हैं, ये अनंत तक चले जाते हैं। तो देखिए हमारे अब आपको संख्या कहीं मिल जाए लिखी, जैसे लिखा मिल गया हमको √225, कितना मिल गया लिखा √225, हमको लिखा मिल गया √144, √144। अब हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 225 जो है किसका वर्गमूल होता है, 225 15 का वर्गमूल होता है। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है। और 12 और 15 देखो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और ऐसी संख्या p/q के रूप में हम इनको आसानी से 1 और 1 लिख सकते हैं। अब सर ऐसी संख्या आ जाए, मान लो सर 224 आ गई, √6 आ गई, तो इनको बेटा हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इनका जो वर्गमूल तो निकाला जा सकता है लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इनका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर आएगा, इसलिए इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सर पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा तो फिर इसको p/q के रूप में लिख सकते, लेकिन पूर्ण नहीं आता है तो पूर्ण संख्याएँ हम नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी वर्गमूल परिमेय संख्या इस तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं पर। कौन सी संख्याओं पर चलते हैं हम, अपरिमेय संख्याओं पर। हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं हम। परिभाषा देखिए, अब सबसे पहले इधर क्या परिभाषा लिखी हुई है, जिन्हें p/ ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वह पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तथा q का मान 0 नहीं होता है वह p/q पूर्णांक संख्या होंगी। है तो परिमेय संख्या की परिभाषा थी। इसके विपरीत लिखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब देखिए, जब हम उनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो q का मान 0 हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, लिख ही नहीं सकते हम उनको। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम, तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल में देखिए पूर्ण इधर संख्या आ गई। हम बात कर रहे थे एक अंडर वाली संख्या की, वर्गमूल वाली संख्या की, घनमूल वाली संख्या की। तो देखिए जब हमने 1 का वर्ग यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, हो गया कि नहीं। तो अगर √4 सर इसमें आ रहा है, √16 इसमें आ रहा है, √9 आ रहा है, तो हम बात करें सर √2 किसकी, √2, √3, √5। क्यों √4 क्यों नहीं आया, क्योंकि सर √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा कि नहीं, इसलिए √4 नहीं आया। √5 हो गया, √6, √7, √8 भी आ जाएगा, √8 भी आ जाएगा, और √9 नहीं आएगा, √10 आ जाएगा। सर ये क्या हुआ, √8 कैसे आ गया बेटा, √8 इसलिए आ गया क्योंकि √8 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल होता है, घनमूल होता है लेकिन वर्गमूल नहीं होता। तो सर ये तो वर्गमूल वाली लाइन हो गई। देखो वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2, और घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। किसी संख्या की घात 1/3 का मतलब उसका हमको घनमूल निकालना है, और किसी संख्या की घात 1/2 या √ का मतलब उसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए अशांत अनावर्ती, अशांत या अनवसानी अनावर्ती, अशांत या अनवसानी अनावर्ती, जिसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल दिए, क्या एग्जाम्पल दिए, ये वाले। तो ये ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, चलो हम और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। 701, 7002, इधर भी बनाएगा, इधर भी बन, और कहाँ तक, अनंत तक। तो ऐसी सारी संख्या कैसी हो जाएंगी, अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, जिनका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकाल सकते पूर्ण, वो कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब एक बात संख्या आती है पाई, क्या आती है, पाई, क्या आती है, पाई। और पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए पाई की क्या कहानी है, थोड़ा सा देख लेते हैं बस। पाई
सर पाई का मान तो हमने पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान हमने क्या पढ़ा है, 22/7 होता है। और 22/7 का मतलब सर ये तो हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया, और इसको हम p/q के रूप में लिख दिया। और 22/7 को जब p/q के रूप में लिख दिया, और 22/7 तो सर परिमेय संख्या होती है, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। और ये किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का, तो इधर भी क्या होना चाहिए, तो ये जब परिमेय है, क्योंकि बराबर के चिन्ह के तरफ दोनों साइड की संख्या बराबर होती हैं, तो ये भी क्या होने चाहिए सर, परिमेय होने चाहिए। लेकिन बेटा ये जो 22/7 है पाई का, वो एग्जैक्ट मान नहीं है। क्यों, क्योंकि 22 पाई का जो मान है, पाई का जो फिक्स मान है, पाई का फिक्स मान नहीं है, पाई का हम जो मान है वो ढंग से ज्ञात नहीं कर सकते। पाई का मान जो है पूर्ण, जो परफेक्ट मान है वो निकाला नहीं जाता है। ये तो एक पाई का सन्निकट मान है, निकटतम मान है। कैसा मान है, सन्निकट मान है, निकटतम मान है। इसलिए पाई को कैसी संख्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है। अब पाई को जब अपरिमेय संख्या माना गया, तो देखिए सर मैंने लिखा 2 पाई, मैंने लिखा -5 पाई, मैंने लिखा -7 पाई/2। तो ऐसी सभी संख्याएं ही कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी कोई भी एक वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर इस तरीके से, हाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताई गई हैं, ये सारी संख्याएँ बताई गई हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं के अंदर ये सभी संख्याएँ आती हैं, ये ऐसा एक में भी नहीं बताया गया। और आपको वीडियो लग रही है अच्छी, तो एक बार उस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योगफल, गुणनफल क्या होते हैं, किस तरीके से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको अभी करते हैं। हाँ तो देखिए अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अंदर किस तरीके से जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, कि कब तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद परिमेय बनेगी, कब परिमेय संख्या घटने के बाद परिमेय बनेगी या अपरिमेय बनेगी, जो भी है। तो देखिए हमने पहला लिखा है परिमेय प्लस अपरिमेय। इसका मतलब यदि मैं परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दूँ, यदि मैं परिमेय संख्या में एक ऐसी संख्या को जोड़ दूं तो हमेशा हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 2 परिमेय संख्या है, तो प्लस इसमें मैंने 3 को जोड़ा, 2 और 3 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो हमको प्राप्त कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी 5। सर ये तो p/q के रूप में है ही नहीं, तो नीचे सबके 1 लगा दो। चलो हम p/q वाली ले लेते हैं एक संख्या। जैसे हमने लिया सर 1/2 प्लस 3/2। क्या लिया हमने, 1/2 प्लस 3/2 लिया। तो देखिए 1/2 प्लस 3/2 लिया, या फिर हम चलो इसको 3/4 कर देते हैं, कर दिया कि नहीं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 2 और 4 का ले से कितना आता है, 2 और 4 का ले से कितना आएगा, 4 में किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का। तो 4 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। और 2 को जब ऊपर के 1 से गुणा करेंगे दोबारा से कितना हो गया, 2। 4 में किसका भाग दिया, 4 का, कितनी बार जाता है भाग, 1 बार। और 1 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3। तो ये हो जाता है हमारे पास 5/4। कितना हो जाता है, 5/4। जब देखिए ये p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में, और जो उत्तर है वो भी हमारा क्या आया है, p/q के रूप में आया है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या में मैं अगर परिमेय संख्या को जोड़ूं तो मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब बात करें हम परिमेय संख्या में से, अगर सर परिमेय संख्या को मैं घटा दूँ तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, बिल्कुल परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। घटा लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया, मान लो सर 2 - 3 में, तो यही एग्जाम्पल लूँगा, बिल्कुल ले लीजिए भाई साहब। तो कितना आया, -1। 2 परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, दोनों संख्याओं को घटाया, -1 प्राप्त होता है। और -1 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सर भिन्न के रूप में चेक करिए, चेक कीजिए। तो मैंने लिखा 1/2, क्या लिखा मैंने, ऐसे लिख देता हूँ, 3/4 माइनस का 1/2 लिख दिया। देखिए 4 और 2 का ले से वही कितना आएगा, 4। 4 में किसका भाग देंगे, 4 का 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। 2 में 2 का भाग देंगे, 2 में 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 1/4। कितना आ गया, 1/4। तो अब आप देखिए, तो ये p/q के रूप में थी, ये भी p/q के रूप में थी, दोनों का अंतर किया, कितना आया, p/q के रूप में आया। तो ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ सर परिमेय संख्या को जोड़ें परिमेय में या फिर घटाएं परिमेय में, तो हमेशा परिमेय ही प्राप्त होती है। गुणा की बात कर लेते हैं हम, तो गुणा में भी हमको परिमेय मिलता है, गुणा करेंगे तो भी हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे होगी सर, जैसे मैंने 2 को गुणा किया 3 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। परिमेय संख्या हुई कि नहीं, सर मैंने गुणा किया 3/4 को 1/2 से, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ये भी कैसी संख्या हो गई हमारे पास, परिमेय संख्या हो जाती है। और परिमेय संख्या में अगर मैं परिमेय संख्या का भाग दूं
तो भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमको? परिमेय। सर 5 में भाग दीजिए आप, 4 का कितना आया? 5/4, ये भी परिमेय संख्या है। नहीं सर, बटे वाली संख्या लेकर बताइए। चलो ले लेते हैं। तो मैंने लिखा सर 3/4 में मुझे भाग देना है भैया किसका? 1/2 का। किसका भाग देना है? 1/2 का। चलो कोई और बदल देते हैं, 5/2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 5/2 का। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए भिन्नों के जो भाग होते हैं उनको हल करने के लिए भाग का चिन्ह हटा दीजिए और किसका चिन्ह लगा दीजिए? गुणा का। और पीछे वाली जो संख्या उसको उल्टा कर दीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 6/20। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 3/10। और ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। P/Q के रूप में गई। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.3 बिल्कुल लिख सकते हैं और शांत दशमलव हो गई। और यह भी कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर परिमेय में परिमेय को जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो, गुणा कर लो, हमेशा हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होने वाली है। अब इस तरीके से अपरिमेय की बात करें हम, तो देखिए यदि मैं √2 में अपरिमेय संख्या में क्या जोड़ रहे हैं हम? अपरिमेय। यदि मैं √2 में √2 को जोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ? √2 में मैं √2 को जोड़ देता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 2√2। क्या प्राप्त होता है? 2√2। क्यों? क्योंकि 1√2 और 1√2 मिलकर कितने √2 बन गए? 2√2। ऐसा कह सकते हैं 1x और 1x जैसे 2x हो जाते हैं, वैसे 1√2 और 1√2 कितने हो गए? 2√2 हो जाते हैं। और एक एग्जाम्पल लीजिए सर, √2 + पाई। क्या हो गया सर? √2 + पाई। √2 भी अपरिमेय संख्या है और पाई भी अपरिमेय संख्या, तो ये भी कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। इसी तरीके से घटाने पर भी क्या प्राप्त होगी हमको? अपरिमेय। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। परिमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय प्राप्त होगी, परिमेय को घटाएंगे, अपरिमेय को घटाएंगे तो भी हमको अपरिमेय प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तब भी अपरिमेय प्राप्त होगी, भाग करेंगे तब भी अपरिमेय ही प्राप्त होगी। कैसे होगी? चले एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अपरिमेय में मैंने अपरिमेय का क्या करना है? माइनस। तो कर दीजिए, जैसे मैंने लिखा सर √3 माइनस √2। क्या करा मैंने? √3 माइनस के √2। तो √3 को जब हम √2 से घटा देते ये संख्या घटेंगी नहीं, ये संख्या घटेंगी नहीं। और यह संख्या जब नहीं घटेंगी तो क्या हो जाएगा? यह संख्या जब नहीं घटेंगी तो क्या हो जाएगा? तो जो कि त्यों रहेंगी, तो यह कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अब एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जिसमें इसका मान परिमेय बन सकता है। देखिए कैसे? यदि समान संख्या ले ली हमने, क्या ले ली हमने? समान संख्या। सर कैसे? कि सर मैंने √3 में से √3 को घटा दिया, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, इसको इसमें से घटा दिया तो मैंने क्या आ गया सर? 0। और 0 कैसी संख्या बन जाती है हमारे पास? परिमेय संख्या बन जाती है। तो इस कंडीशन का हमको ध्यान रखना है। सर ऐसे आगे मान लो माइनस का √5 प्लस का √5, तो देखिए ये कट गया तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। कि समान संख्या में से समान संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 0। और समान संख्या में से समान संख्या को घटाने पर 0 प्राप्त हो गया। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसको 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यह कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करते हैं, अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब √3 को हम गुणा करते हैं √2 से। क्या गुणा करते हैं? √3 को जब हम गुणा करते हैं √2 से तो कैसी संख्या आती है? √6। और √6 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब सर यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? ज़रा देखिएगा। अगर सर हम √3 अपरिमेय संख्या, √3 भी अपरिमेय संख्या, इन दोनों को गुना करें, √9 आता है। और √9 का वर्गमूल कितना होता है सर? √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है भाई। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और 3 को सर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर गुणा करने पर परिमेय संख्या आ भी सकती है और अपरिमेय संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हमको हो सकती है। कब? अपरिमेय को अपरिमेय से घटाने पर, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर। अब हम भाग की बात करें सर, हम भाग की बात करें, जब ये जो कंडीशन है वो सिर्फ समान संख्या के लिए लगेगी। अब हम बात करें अपरिमेय की। ये देखिए √3 के नीचे मैंने लिखा √5, तो ये क्या रहेगी? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन सर वही बात, आप तो √3 को √3 से भाग दीजिए, बिल्कुल समान संख्या है। क्या है? बिल्कुल समान संख्या है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा और कितना बचेगा? 1। और 1 कैसी संख्या भैया? परिमेय संख्या। 1 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। तो समान संख्याओं में समान जो दो अगर एक जैसी अपरिमेय संख्या है तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है। और मैंने लिखा सर 2√2/√7, ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं परिमेय के साथ अपरिमेय की। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है।
इसमें परिमेय अगर अपरिमेय के साथ जोड़ेगी तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय के साथ घटेगी तो भी अपरिमेय आएगा, और परिमेय अपरिमेय के साथ गुणा होगी तो भी अपरिमेय आएगा, और परिमेय में अपरिमेय का भाग लगेगा तो भी अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? तो भी अपरिमेय ही आएगा। कैसे सर? जैसे मैंने लिखा एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। इनको आगे हल नहीं कर सकते, इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सर 2 + पाई, मैंने लिखा 3 + पाई, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने लिखा सर माइनस तो कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, -पाई, ये भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। गुणा कीजिए सर, 2 को √3 से गुणा कीजिए, भाई साहब 2 √3 आएगा, और वो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। सर 5 को पाई से गुणा कीजिए, तो 5 को जब हम पाई से गुणा करेंगे तो 5 पाई आएगा, अपरिमेय संख्या। हम बात करते हैं परिमेय बटे अपरिमेय की, तो मैंने लिखा 1/√2, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। मैंने लिखा 3/√7, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। मैंने लिखा सर 3 + 2√5, तो ये भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। मैंने लिखा सर 5 -5/7, ये भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम परिमेय तथा अपरिमेय का वर्गीकरण देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम 5-7 उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनको हम अलग करते हैं कि परिमेय है या परिमेय नहीं है, छांटेंगे उनको हम कि परिमेय और अपरिमेय नहीं है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे देखिए आप, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 - (5), मैंने लिखा 3 + (23) -√23, मैंने लिखा 0.478 अनंत तक, मैंने लिखा 0.5 12 12 और ऐसे अनंत तक। ठीक है, और मैंने लिखा 1/√7। अब हमको बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या हैं। तो देखिए पहली संख्या लिखी हुई है 2 - (√5), तो अब इसको हम जांच करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। और लिख लेते हैं 1-2 संख्या, बार लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या परिमेय है या नहीं है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या है, बीच में माइनस का संख्या और √5 लगा हुआ, तो परिमेय माइनस अपरिमेय कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। तो ये कैसी संख्या हो गई हमारे पास? इरेशनल नंबर। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब इस संख्या को देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 + (√23) -√23। सर ये बिल्कुल संख्या अपरिमेय होनी चाहिए, क्योंकि सर देखिए परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ रही है फिर घट रही है, तो सर ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन पहले आपको इसको पूरा हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे? देखिए 3 + (√23) -√23, तो समान संख्या से समान संख्या क्या हो जाती है? कट जाती है, 0 हो गया, और 3 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 3 कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये वाली संख्या हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो जाती है। कैसी हो गई? परिमेय। इसकी हम बात करें 0.478478, तो देखिए 0.478 को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये संख्या कौन सी संख्या होती है? अशांत आवर्ती। कैसी संख्या होती है? अशांत आवर्ती। इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसको क्योंकि हम परिमेय P/Q के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए 1 रिपीट हुआ, फिर 2 रिपीट हुए, फिर 5 और 2 के बीच में 3 रिपीट होंगे, फिर 4 बार रिपीट होगा, तो ये कैसी संख्या हो गई? अशांत अनावर्ती। कैसी संख्या हुई? अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। इधर बात करते हैं हम 1/√7 की, तो परिमेय में भाग दिया अपरिमेय का, तो संख्या प्राप्त होगी हमेशा अपरिमेय। यह रहा नियम हमारा, परिमेय में भाग दिया अपरिमेय का, संख्या प्राप्त होगी अपरिमेय। अब देखिए ये भी बार लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5.58 और कहाँ तक? अनंत तक। तो कौन सी हो गई? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो इस तरीके से देखिए हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का टॉपिक समाप्त होता है।
परिमेय और अपरिमेय संख्या में हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जो परिमेय के नियमों से या अपरिमेय के नियम से बाहर जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद हम आप आसानी से दुनिया की किसी भी संख्या को परिमेय और अपरिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये परिमेय है या परिमेय नहीं है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे हम कि किस तरीके से ये जो अशांत आवर्ती संख्या हैं, इन अशांत आवर्ती संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं में बदला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।